6 महीने बीत चुके हैं। रेज वायरस ने पूरे इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। हर तरफ सिर्फ मौत थी और खामोशी। लेकिन अब सरकार कहती है सब कुछ सुरक्षित है, लोग वापस लौट सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। लेकिन क्या वाकई वायरस खत्म हो चुका है, या फिर वो अब भी कहीं अंधेरे में छुपा बैठा है, बस सही वक्त का इंतजार करता हुआ? क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो फिर से खुल सकता है मौत का दरवाजा, और इस बार शायद भागने का भी मौका ना मिले। दोस्तों, यह है 28 डेज लेटर का दूसरा पार्ट, 28 वीक्स लेटर। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। "28 वीक्स लेटर" की शुरुआत होती है एक खौफनाक सच्चाई से। रेज वायरस अब पूरे ब्रिटेन में फैल चुका है। इंसान एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे हैं और धीरे धीरे सब ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। एक गांव के किनारे एक पुराना सा घर है जहां 6 लोग छुपे हुए हैं, डॉन और उसकी वाइफ एलिस, एक बुजुर्ग कपल जेफ और सैली, और 2 यंग टीनेज लड़के लड़कियां। ये सब फिलहाल रेज वायरस से बचे हुए हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए और पूरी तरह टूटे हुए। एलिस किचन में कुछ खाने की तैयारी कर रही होती है और डॉन टेंशन में बैठा है। उसके बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर फ्रांस गए हुए थे और अब वो बस यही चाहता है कि कम से कम वो सुरक्षित हो। घर में एक अजीब सी खामोशी है, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। कोई बच्चा चिल्ला रहा होता है, प्लीज हेल्प मी। सबके चेहरों पर खौफ उतर आता है, लेकिन एलिस इंसानियत दिखाती है। हमें उसे बचाना चाहिए। दरवाजा खुलता है और तब पता चलता है कि बाहर तो दोपहर का उजाला है। दरअसल घर को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया था ताकि ज़ॉम्बीज़ को लगे कि यहां कोई नहीं है। बच्चा कांपते हुए अंदर आता है। वो भूखा था तो उसे खाना दिया जाता है। पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो कहता है, मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे और भी बहुत से लोग पीछे थे। तभी एक लड़की खिड़की से बाहर झांकती है और फिर दूर से आती चीखें और भयानक आवाजें। अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है और उसी लड़की पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में दर्जनों ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। भगदड़ मच जाती है। एलिस उस बच्चे को लेकर ऊपर की ओर भागती है और डॉन भी उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज नजदीक आते हैं, डॉन चीखता है, एलिस, बच्चे को छोड़ दो, हमें भागना होगा। एलिस नहीं रुकती। जेफ और सैली भी एक कमरे में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें भी नहीं बख्शते। डॉन अब एक कमरे में अकेला है और अपनी वाइफ को पुकारता है, एलिस, मेरी तरफ आओ। लेकिन ज़ॉम्बीज का झुंड बीच में आ जाता है। डर और मजबूरी में डॉन दरवाजा बंद कर देता है और अपनी बीवी को वहीं छोड़कर खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। पीछे कई ज़ॉम्बीज उसके पीछे दौड़ते हैं और पीछे घर के अंदर एलिस की चीख गूंजती है, डॉन, प्लीज मदद करो। लेकिन डॉन अब सिर्फ अपनी जान बचा रहा है। डॉन अब शर्म और गिल्ट में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। बीवी एलिस को अकेला छोड़ देने का अफसोस उसके दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और पीछे से आ रही थी ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें जो उसके खून के प्यासे थे। तभी कुछ दूरी पर उसे एक लड़का एडी दिखता है जो जोर से चिल्लाता है। डॉन दौड़ता है उसकी तरफ, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से ज़ॉम्बी एडी को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। अब बस एक बचता है जो किसी तरह उस बोट से दूर निकल जाता है, अकेला, खामोश और सदमे में डूबा हुआ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो अब कहानी हमें लेकर चलती है 28 दिन बाद। अब तक देश भर में ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत कम हो चुकी थी। रेज वायरस का असर खत्म होने लगा था क्योंकि ज्यादातर संक्रमित लोग भूख से मर चुके थे। ब्रिटेन में अब आर्मी ने कमांड संभाल लिया है। शहर में सख्त निगरानी रखी जा रही है और एक बड़ा रिकंस्ट्रक्शन प्लान एक्टिवेट किया गया है। अब हमारी मुलाकात होती है एक स्नाइपर से, सार्जेंट डॉयल। ओएसजी और सर्विलेंस टीम का हिस्सा है और उसका काम है किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत शूट ऑन साइट। डॉन अब एक सेफ जोन में रह रहा है जहां आर्मी ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। वहीं हमें एक और अहम किरदार से मिलवाया जाता है, डॉक्टर स्कारलेट। वो रेज वायरस पर रिसर्च कर रही है और हाल ही में सरकार ने रिपॉपुलेशन प्रोग्राम शुरू किया है
जिसके तहत बाहर फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन सीधा घरों में नहीं, बल्कि अमेरिकन आर्मी की निगरानी में बनाए गए सेफ जोन्स में। इन्हीं लौटने वालों में होते हैं डॉन के दोनों बच्चे, टैमी और एंडी। जब डॉक्टर स्कारलेट उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करती है तो नोटिस करती है कि टैमी की आंखों का रंग अलग अलग है। वो पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी की आंखें ऐसी थीं? लड़का जवाब देता है, हाँ, मेरी माँ एलिस की आंखें भी कुछ ऐसी ही थीं। डॉन को जब पता चलता है कि उसके बच्चे वापस आ गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उन्हें उसी सेफ जोन में ले आता है जहां वो खुद रह रहा होता है। रात को सोते वक्त डॉन का बेटा एक अजीब सपना देखता है, जैसे उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो और वो धीरे धीरे उसका चेहरा छूने जा रहा हो। जब वो ये सपना अपनी बहन को बताता है तो अगली ही सुबह डॉन के काम पर निकलते ही टैमी और एंडी चोरी छिपे सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। दोनों पहुंचते हैं अपने पुराने घर, इस उम्मीद में कि माँ की कोई पुरानी चीज या कोई यादगार फोटो मिल जाए। लेकिन सेफ जोन की आर्मी सिक्योरिटी इतनी तेज थी कि उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है। 2 बच्चे जोन से बाहर निकल चुके हैं। जब तक टीम वहां पहुंचती, बच्चे घर के अंदर जा चुके होते हैं। एंडी जैसे ही ऊपर के कमरे में जाता है, वहां एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। अचानक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और फिर सामने खड़ी होती है उसकी माँ एलिस, वही एलिस जिसे डॉन ने जिंदा छोड़ दिया था ज़ॉम्बीज के बीच मरने के लिए। एंडी उसे देखकर रोते हुए गले लग जाता है, जैसे उसकी दुनिया फिर से पूरी हो गई हो। लेकिन वो नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर आर्मी के लोग खड़े होते हैं। आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और तुरंत एलिस को आइसोलेशन में डाल देती है। उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और स्कारलेट चौंक जाती है। एलिस तो संक्रमित है, लेकिन फिर भी उसने रेज वायरस के बाद ट्रांसफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब यह था कि उसकी जीन में ऐसी इम्यूनिटी थी जो बहुत ही रेयर थी। वायरस उसके अंदर था, लेकिन उसे ज़ॉम्बी नहीं बना पाया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई एलिस के संपर्क में आता तो वो संक्रमित हो सकता था, लेकिन एलिस को कुछ नहीं होता। स्कारलेट ये बात जनरल स्टोन को बताती है, लेकिन स्टोन बिना सुने ही उसे एलिमिनेट करने का फैसला लेते हैं। शी इज अ थ्रेट टू नेशनल सेफ्टी। स्कारलेट समझाने की कोशिश करती है, वी कैन स्टडी हर डीएनए, क्रिएट अ वैक्सीन। शी इज नॉट अ थ्रेट, शी इज अ क्योर। लेकिन स्टोन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसका मन बना चुका होता है कि एलिस अब भी एक खतरनाक खतरा है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉन को पता चलता है कि एलिस जिंदा है तो वो तुरंत बच्चों के पास जाता है, लेकिन बच्चे उससे नाराज होते हैं, गुस्से में कहते हैं, डैड यू सेड मॉम वाज डेड, तो अब वो कैसे जिंदा है? डॉन कुछ नहीं कह पाता, बस शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ा रहता है। गिल्ट से डूबा हुआ डॉन एलिस के पास जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। एलिस भी उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, लेकिन जैसे ही डॉन उसे चूमता है, रेज वायरस उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। वो तड़पता है, चिल्लाता है और कुछ ही पल में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस का दिल चिल्ला उठता है, नो! लेकिन तब तक डॉन एलिस को नोच नोच कर मार देता है। इसके बाद डॉन आर्मी के सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है और एक बार फिर से रेज वायरस ने तबाही मचा दी थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और खून की बारिश थी। डॉक्टर स्कारलेट डॉन के दोनों बच्चों का हाथ थामती है और मूव फास्ट कहते हुए उन्हें सेफ जोन की ओर दौड़ा देती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से खुद डॉन भी ज़ॉम्बी बन चुका था और अब वो भी उसी जोन की तरफ बढ़ रहा था, दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर उसका बेटा एंडी डर के मारे एक संकरी वेंट में जाकर छिप गया था। नीचे से लोगों की दर्द भरी चीखें आ रही थी। डॉन जिन जिन को संक्रमित कर रहा था, वो लोग एक दूसरे को नोच रहे थे, काट रहे थे और पल भर में उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। पूरा सेफ जोन अब मौत का मैदान बन चुका था। इस बीच आर्मी को रेड अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल यह थी कि किसी को यह पहचानना मुश्किल हो रहा था, हु इज इन्फेक्टेड एंड हु इज नॉट। इसलिए जनरल स्टोन ने उन्हें साफ साफ ऑर्डर दे दिया, शूट करो सबको, नो डिस्क्रिमिनेशन। यह सुनकर स्नाइपर डॉयल अंदर से हिल जाता है। उसका काम था लोगों की रक्षा करना, न कि सिविलियंस को मारना। इसी अफरा तफरी में डॉयल की नजर एंडी पर पड़ती है। उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है जिसे वो एक शॉट में गिरा देता है, लेकिन वो लड़के को नहीं मारता, वह अभी भी मानव है। उसी पल डॉयल अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। डॉयल एंडी को एक अंधेरे कमरे में लेकर जाता है और वहां उसे अपनी बहन टमी और स्कारलेट मिलती है। इस कमरे में और भी बहुत सारे लोग छिपे हुए होते हैं।
सब डरे हुए, थके हुए और टूट चुके। भीड़ में एक बुजुर्ग औरत खिड़की से बाहर देखती है और कांपती हुई कहती है, "Why are they killing everyone? They're not even infected." तभी डॉयल धीरे से बोलता है, "क्योंकि यहां कोई नहीं जानता कि कौन सुरक्षित है एनीमोर।" वो सबको उठने का इशारा करता है। "Let's move. Staying here is not an option." जैसे ही सब बाहर की ओर बढ़ते हैं, आर्मी उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। उस गोलीबारी में बुजुर्ग औरत की जान चली जाती है। अब सिर्फ डॉयल, टैमी, एंडी और स्कारलेट बचे थे। तभी डॉयल को उसके एक आर्मी दोस्त फ्लिन का कॉल आता है, जो हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें बचाने आ रहा था। वो कहता है, "एंटायर सिटी इज गोना बी बॉम्ब्ड इन मिनट्स, सेंडिंग यू कोऑर्डिनेट्स, बी देयर और डाई." डॉयल सबको लेकर एक अंधेरी टनल से बाहर की तरफ भागता है और तभी सेफ जोन के बीचों बीच एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आर्मी ने वहां बचे हर ज़ॉम्बी और इंसान। डॉयल बचे हुए लोगों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां फ्लिन आने वाला था और थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। वही इन्फेक्टेड लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। फ्लिन चिल्लाता है, "You made it, but listen, ज़ॉम्बीज पीछे आ रहे हैं." वो आगे कहता है, "सॉरी डॉयल, मैं केवल आपको निकालने के लिए बताया गया था। नो सिविलियंस। इफ आई टेक देम, आई बी एक्सिक्यूटेड." डॉयल कुछ पल के लिए सोचता है, फिर बच्चों की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, "टेक द चॉपर, आई एम स्टेइंग." डॉयल खुद वहीं रुक जाता है और फ्लिन से कहता है कि तुम मुझे स्टेडियम पर मिलो ताकि बाकी लोगों को बचा सके। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और पीठ पीछे से ज़ॉम्बीज की भारी भीड़ उसकी ओर दौड़ती है। उधर शहर में आर्मी ने एक और खतरनाक कदम उठा लिया था, टॉक्सिक गैस। पूरा इलाका जहरीली गैस से भर दिया जाता है ताकि ज़ॉम्बीज को पूरी तरह खत्म किया जा सके। मगर क्या यह वायरस वाकई खत्म हुआ था या अभी कुछ बाकी था? आर्मी ने ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए पूरे शहर में टॉक्सिक गैस छोड़ दी थी, मगर उस जहरीली हवा में अब कोई इंसान भी सांस नहीं ले सकता था। बचने के लिए स्कारलेट, टैमी और एंडी को लेकर एक कार में छिप जाते हैं। बाहर का मंजर खौफनाक था, चारों तरफ गैस और उसमें तड़पते हुए ज़ॉम्बीज जो उनकी कार के आसपास मंडरा रहे थे। डॉयल कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर इंजन तक साथ छोड़ देता है। वो कार से बाहर निकलता है और धक्का लगाता है। इतने में आर्मी की नजर उस पर पड़ती है। टारगेट स्पॉटेड, पॉसिबली इन्फेक्टेड। और अगले ही पल बैंग डॉयल को संक्रमित समझकर मार दिया जाता है। स्कारलेट जैसे तैसे बच्चों को कार में लेकर टनल की ओर निकलती है, मगर रास्ते में आर्मी उसे भी मार देती है। अब सिर्फ टैमी और एंडी बचते हैं, लेकिन हालात यही नहीं थमते। गैस के बीच एंडी अपनी बहन से अलग हो जाता है और तभी कहीं से उसका डॉन उस पर हमला कर देता है, मगर उस लड़के पर वायरस का कोई असर नहीं होता। उसके अंदर भी वही इम्यूनिटी थी जो उसकी मां एलिस के अंदर थी। डॉन उसे मार नहीं पाता, उल्टा उसका गुस्सा बढ़ता है। तभी टैमी आती है और गन से अपने डैड को शूट कर देती है। गोली सीधी सिर में लगती है और डॉन वहीं ढेर हो जाता है। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोते हैं। अगर वक्त ने थोड़ा साथ दिया होता, पापा को तो बचाया जा सकता था। आखिरकार अंत में टैमी और एंडी स्टेडियम तक पहुंचते हैं और फ्लिन वहां आता है हेलीकॉप्टर लेकर। वो टैमी और एंडी को देखता है। आर दे इन्फेक्टेड? शुड आई टेक द रिस्क? मगर फिर उसका इंसानियत वाला हिस्सा जागता है। वो उन्हें बचा लेता है। हेलीकॉप्टर उड़ता है और बच्चों को ब्रिटेन से बाहर ले जाता है। कैमरा जमीन से ऊपर उठता है और हमें एक वीरान खामोश शहर दिखता है, लंदन, डेड एंड एम्प्टी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 28 दिन बाद एक टनल के अंधेरे से कुछ परछाइयां बाहर निकलती है, बचे हुए ज़ॉम्बीज जो अब पेरिस पहुंच चुके हैं। अब यह वायरस सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि पूरे यूरोप की तरफ बढ़ चुका है। और डॉन के बच्चों का क्या हुआ? वो कहां गए? क्या वो अब भी जिंदा है या ये इम्यूनिटी भी कभी ना कभी हार जाएगी? इसका पता तो हमें इसके आने वाले नए पार्ट में ही पता चलेगा, जो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है 28 साल बाद। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस मूवी का यही खत्म होता है एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।